नमस्ते फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जीयूसी का लेक्चर नंबर 21। तो आज के लेक्चर में हमें कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ के दो तीन छोटे छोटे टॉपिक कवर करना है। अब इन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं, फिर भी हम कवर कर लेते हैं। यदि कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का आप पहला हेडिंग लगाएंगे जो कि है कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस। तो कॉन्जुगेट बेसिस का हमें क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है। तो क्या होता है कॉन्जुगेट बेस? यदि कोई एसिड H प्लस लूज कर देता है, यदि कोई एसिड H प्लस लूज कर देता है तो उसके पास जो एनायन बच जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। जैसे H2O, मानते हैं कि H2O एक एसिड है, तो जब H2O H प्लस रिलीज कर देगा, जब H2O H प्लस रिलीज कर देगा तो उसके पास क्या बच जाएगा, OH माइनस। OH माइनस, यही क्या होगा आपका, OH माइनस क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। तो एक एसिड जब H प्लस लूज कर देता है तो उसके पास जो एनायन बच जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। जैसे एक और एसिड का एग्जांपल लेते हैं, ये क्या आपका एसिडिक एसिड है कि नहीं, ये आपका एसिडिक एसिड। जब ये एसिड H प्लस लूज कर देगा, जब ये एसिड H प्लस लूज कर देगा तो उसके पास जो भी एनायन बच जाएगा, जो कि इस केस में होगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो इसके पास जब एक एसिड H प्लस लूज कर देगा तो उसके पास जो भी एनायन बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। तो ये है आपका कॉन्जुगेट बेस, ये आपका कॉन्जुगेट बेस। इन कॉन्जुगेट बेस में हमें क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। इन कॉन्जुगेट बेस के बीच में हमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। जैसे OH और ये एसिडिक एसिड का जो एनायन है, एसिडिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है, उसके बीच में आपको क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन आपका वीक बेस है। तो कैसे कंपेयर करते हैं, तो जब भी कभी आपको कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराए तो आप क्या करना, उस कॉन्जुगेट बेस का एसिड, जो कॉन्जुगेट बेस है उनका आप एसिड बना लेना। कैसे बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस में यदि आप H प्लस ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। या आप डायरेक्ट भी पहचान सकते हैं कि OH जो है ये वाटर का ही कॉन्जुगेट बेस है और ये जो आपका एसिडेड आयन है ये एसिडिक एसिड का ही कॉन्जुगेट बेस है। तो आप डायरेक्ट पहचान भी सकते हैं। तो आप क्या करना, कॉन्जुगेट बेस का जो एसिड है पहले आप उनके बीच में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना, ठीक है ना। डायरेक्ट कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर मत करना। जो कॉन्जुगेट बेस का एसिड है पहले उस एसिड का आप क्या करना, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना। जैसे इस कॉन्जुगेट बेस का एसिड क्या है, H2O। इस कॉन्जुगेट बेस का एसिड क्या है, ये एसिडिक एसिडिक एसिड। तो इन दोनों एसिड का पहले आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, ठीक है। तो H2O और एसिडिक एसिड में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है ज्यादा स्टेबल है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा फ्रेंड, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा इसमें आपका एसिडिक एसिड जो होगा, एसिडिक एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा H2O से, ठीक है ना। एसिडिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा H2O से। ये आपको पता है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालने आता है। अब यदि हमें इसे इसके कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो जो भी आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया है, जो भी आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया है उसका उल्टा हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। जैसे एसिडिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है H2O से, तो एसिडिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक बेस होगा। जो एसिडिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक बेस होगा एज कंपेयर टू OH माइनस। ऐसा क्यों, तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है फ्रेंड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है वो कैसा होता है, वीक होता है।
स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड था तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा है, वीक है। या वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो वीक होता है, और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। डायरेक्ट आपको कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर नहीं करना है, पहले कॉन्जुगेट बेस का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, और जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है उसका उल्टा हो जाएगा उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, समझ में आया? मिटा दे, चलिए। जैसे आपको क्वेश्चन पूछे कि बताइए इस कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, CH3 ये सब कैसा है, कॉन्जुगेट बेस है कि नहीं, एनाइन है तो कॉन्जुगेट बेस ही होगा। तो इसके बीच में आपको क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इन कॉन्जुगेट बेस का एसिड निकालो और उनके बीच में क्या करो, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, और जो भी आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा उसका उल्टा आपका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो ये किस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, तो यहाँ पे क्या करो, O के साथ एक H लगा दो, CH3 COOH। अभी जब ये एसिड H प्लस लूज करेगा तभी तो ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना। तो इस कॉन्जुगेट बेस का एसिड क्या हो जाएगा, ये इस कॉन्जुगेट बेस का एसिड क्या हो जाएगा, ये है कि नहीं, इस कॉन्जुगेट बेस का एसिड हो जाएगा ये, इस कॉन्जुगेट बेस का एसिड हो जाएगा ये। इसका बताइए, तो ये, तो इस कॉन्जुगेट बेस का एसिड क्या हो जाएगा ये। तो इन एसिड का पहले आप क्या करो, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, और जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा उसका उल्टा हो जाएगा इन एसिड के कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो देखो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया है एसिडिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में, मैंने वाला क्वेश्चन आपको कराया था। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, ये होगा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपका फॉर्मिक एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फिर फॉर्मिक एसिड के बाद क्या आता है, ये आता है बेंजोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड के बाद क्या आता है, बेंजोइक एसिड, और फिर लास्ट में आपका आता है एसिडिक एसिड। ऐसा क्यों होता है, हम क्या एक्सेप्ट कर रहे थे कि जो ये बेंजोइक एसिड है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस में ज्यादा एटम जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो रेजोनेंस तीनों में हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, पर इसमें ज्यादा एटम, इसके कॉन्जुगेट बेस में ज्यादा एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर इसका होना चाहिए, फिर इसका होना चाहिए। क्यों, देखो यहाँ पे भी यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी दो आइडेंटिकल इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, है कि नहीं, इसमें दो आइडेंटिकल या दो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें ही बनेगा। पर इसमें ये CH3 प्लस आई लगाएगा और H जो है ये माइनस आई लगाएगा। वैसे मैंने आपको बताया कि H ना प्लस आई लगाता है ना माइनस आई लगाता है, पर क्योंकि हमने इसको माइनस आई के ऑर्डर में पढ़ा था तो मान लेते हैं H जो है आपका माइनस आई लगाएगा। तो यहाँ पे प्लस आई लग रहा है और यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, और प्लस आई क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है कि नहीं, हमें पता है कि प्लस आई जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है और माइनस आई इंक्रीज करता है। तो ये तो इससे ज्यादा रहने वाला था, ये हमें पता था कि जो फॉर्मिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होने वाला था एसिडिक एसिड से।
हमें यहाँ पे दिक्कत हुआ, हम सोच रहे थे कि बेंजोइक एसिड जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, पर यहाँ पे ज्यादा एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पे कम एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम तो ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होना चाहिए, जबकि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा आ गया। इसका रीजन क्या था बताइए? हाँ, एसआईआर में हमने पढ़ा था कि एसआईआर, सॉरी यहाँ पे एसआईआर नहीं हो रहा है, एसआईआर में हमने एग्जांपल पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि देखो दो आइडेंटिकल इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनता है, इसमें भी दो आइडेंटिकल इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनता है, पर इसमें जो तीसरा रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेगा, इसका जो तीसरा रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेगा रिंग में जब रेजोनेंस होगा तो उससे क्या होगा, नया चार्ज डेवलप होता है कि नहीं? हमने पढ़ा था कि नहीं एसआईआर में, जब ये रिंग में रेजोनेंस करता है तो इससे क्या होता है, नया चार्ज डेवलप होता है, और जब भी किसी स्पीसीज में रेजोनेंस के कारण नया चार्ज डेवलप होता है तो वो अनस्टेबल होता है, इसलिए इसका कॉन्जुगेट बेस जो है इससे अनस्टेबल हो गया, क्योंकि इसके कॉन्जुगेट बेस में क्या हुआ, दो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना, और जहां पे इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई, इसमें भी दो आइडेंटिकल इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेगा, पर जो तीसरा और चौथा पांचवा स्ट्रक्चर बनेगा उसमें क्या होगा, दो एडिशनल चार्ज डेवलप हो जाएंगे, और यदि किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस के कारण चार्ज डेवलप होता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी, इसके कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है इससे कम हो गई, ठीक है ना, इसके जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी है इससे कम हो गई, इसलिए क्या हुआ, वीक एसिड हो गया इससे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और जो भी आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है उसका उल्टा हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। चलिए, यदि आपको समझ में नहीं आया अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे तो मैंने शॉर्ट में समझाया, तो एक बार एसआईआर में आप वापस जाके देखिए कि वहाँ पे मैंने क्या रीजन दिया था इसका। एसआईआर का जब मैं फिनोमिना आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, और वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में समझाया था क्योंकि बेंजोइक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो फॉर्मिक एसिड से कम होता है। ये किसका ऑर्डर हुआ, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें सबसे आगे कौन आ जाएगा, आपका एसिडिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो है सबसे आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, फिर उसके बाद लास्ट में आएगा आपका फॉर्मिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस। तो इस तरीके से आपको कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, ठीक है, कर लेंगे। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस का एसिड निकालिए, उन एसिड के बीच में आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कीजिए, और जो भी आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, जो भी आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया उसका उल्टा हो जाएगा आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। चलिए बताइए, OH माइनस और SH माइनस में कौन स्ट्रॉन्ग बेस है? OH माइनस और SH माइनस में कौन स्ट्रॉन्ग बेस है? तो OH माइनस जो ये कॉन्जुगेट बेस किस एसिड का है? H2O का है कि नहीं? H2O का है। इसमें क्या करो, H प्लस ऐड कर दो तो H2O बन जाएगा, इसमें H प्लस ऐड कर दो तो H2S हो जाएगा। तो H2O का जो कॉन्जुगेट बेस है वो OH है, और H2S का जो कॉन्जुगेट बेस है वो SH है। आप क्या करोगे, इन कॉन्जुगेट बेस का जो एसिड आया है पहले उनके बीच में आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे, और जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया है उसका उल्टा हो जाएगा इन एसिड के कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। तो H2O और H2S में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो कैसे पता करते हैं? तो हाइड्रोजन से जुड़ने वाला एटम, जो कि इस केस में ऑक्सीजन है और इस केस में सल्फर है, तो हाइड्रोजन से जुड़ने वाला एटम यदि एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है, मैंने आपको बताया था जब हाइड्रोजन से जुड़ने वाला एटम एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो जो ग्रुप में नीचे होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो इसमें कौन ग्रुप में नीचे होता है? सल्फर, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, और सल्फर जो होता है वो ग्रुप में नीचे आता है, पहले ऑक्सीजन फिर सल्फर। तो ये तो हुआ आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, इसका उल्टा हो जाएगा आपका इसके कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होता है, और वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है
वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, चलिए समझ में आया, चलिए समझ में आया तो एक और बताइए। चलिए बताइए, इनके बीच में आप कॉन्जुगेट बेस को, इन कॉन्जुगेट बेस के बीच में आप बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। तभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो ये कॉन्जुगेट बेस किस एसिड का है, तो HF का है कि नहीं। HF का कॉन्जुगेट बेस था ये F माइनस, और Cl माइनस HCl का कॉन्जुगेट बेस था HBr माइनस HBr का कॉन्जुगेट बेस था, और I माइनस जो है ये HI का कॉन्जुगेट बेस था। तो HF का कॉन्जुगेट बेस F माइनस, HCl का कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस, HBr का कॉन्जुगेट बेस Br माइनस, और HI का कॉन्जुगेट I माइनस। हमें क्या करना पड़ेगा, इन कॉन्जुगेट बेस का पहले हमें जो एसिड है उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना पड़ेगा, और जो भी ऑर्डर आएगा उसका उल्टा हो जाएगा इस के कॉन्जुगेट बेस के बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। तो हाइड्रोजन से जुड़ने वाला एटम जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं? हाँ, एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हेलोजन फैमिली के मेंबर है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो ग्रुप में कौन नीचे आता है, आयोडीन। सबसे ज्यादा आयोडीन का बेसिक स्ट्रेंथ होगा। फिर आयोडीन से ऊपर कौन आता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन से ऊपर कौन आता है, क्लोरीन। क्लोरीन से ऊपर आता है फ्लोरीन। तो ये हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। और जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया उसका उल्टा हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो F माइनस का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा सबसे ज्यादा होगा, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, और फिर I माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, बताइए समझ में आ रहा है ना फ्रेंड। चलिए, ये कॉन्जुगेट बेस है, इनके बीच में आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो सबसे पहले पता करेंगे कि ये कॉन्जुगेट बेस किस एसिड का है। तो CH3 जो कॉन्जुगेट बेस है ये CH4 का है। CH4 का जो कॉन्जुगेट बेस है CH3 माइनस है। NH3 का जो कॉन्जुगेट बेस है वो NH2 माइनस है। और H2O का कॉन्जुगेट बेस जो है वो H माइनस है। और HF का कॉन्जुगेट बेस जो है वो F माइनस है। तो ये हुआ इस कॉन्जुगेट बेस का एसिड। ठीक है ना, इन कॉन्जुगेट बेस का एसिड यही है। अब क्या करोगे, सबसे पहले इन एसिड का आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे, और जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा उसका उल्टा हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में कैसे करेंगे बताइए। देखो, हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम जो कि इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, क्या एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं? नहीं, एक ही ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं, पर एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, सेकेंड पीरियड के मेंबर है। तो जब हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले एटम एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं तो लेफ्ट से लेकर राइट क्या होता है, लेफ्ट से लेकर राइट क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो लेफ्ट में जो होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, और जो राइट में होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। तो लेफ्ट में कौन है, फ्लोरीन, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। फिर H2O, फिर NH3 और फिर CH4। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका मैंने आपको ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में। ठीक है ना, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में पॉइंट नंबर 2 में मैंने एक्सप्लेन किया था क्यों ऐसा होता है। यदि हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाला एटम एक ही पेट से बिलोंग करते हैं तो लेफ्ट से लेकर राइट क्यों एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, बताइए क्यों बढ़ता है, क्या याद है आपको। देखो, लेफ्ट से लेकर राइट क्या होता है फ्रेंड, एसिडिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। लेफ्ट से लेकर राइट क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। और यदि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रहा है तो फिर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की रखने की एबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो लेफ्ट से लेकर राइट क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है,
एटम की इलेक्ट्रॉन की रखने की एबिलिटी भी बढ़ जाता है। तो जो HF का कॉन्जुगेट बेस है जो कि F माइनस है, HF का जो कॉन्जुगेट बेस है वो F माइनस है, और CH3 का जो CH4 का जो कॉन्जुगेट बेस है CH3 माइनस है। यहाँ पे कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऑर्डर में कौन आगे आता है? फ्लोरीन आता है। फोन कॉल, यही होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा नेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो HF का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो HF का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और कार्बन का जो कॉन्जुगेट बेस होगा, CH4 का जो कॉन्जुगेट बेस होगा CH3, वो सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इसका उल्टा हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, समझ में आ रहा है? मिटा दे। चलिए, तो इन कॉन्जुगेट बेस का आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। ठीक है, चलिए पहले पता कीजिए कि कॉन्जुगेट बेस किस एसिड का है। तो ये तो इसका कॉन्जुगेट बेस है कि नहीं? अल्काइन का कॉन्जुगेट बेस है, और ये अल्काइन का नाम क्या है? इथाइन। तो ये इथाइन का कॉन्जुगेट बेस है, ये इथीन का कॉन्जुगेट बेस है, ये अल्कीन का कॉन्जुगेट बेस है जिसका नाम इथीन है, और ये तो अल्कीन का कॉन्जुगेट बेस है जिसका नाम इथेन है। तो इस कॉन्जुगेट बेस का एसिड ये है, इस कॉन्जुगेट बेस का एसिड ये है, और इस कॉन्जुगेट बेस का एसिड ये है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? चलिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इन एसिड के बीच में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे। तो बताइए कौन स्ट्रॉन्ग एसिड कौन वीक एसिड? तो ये हो जाएगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्यों? इसका भी रीजन यही है कि जो अल्काइन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, और अल्केन जो होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे, अल्केन में जो कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है, और अल्काइन में जो कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। तो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो अल्काइन का कॉन्जुगेट बेस है इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसमें अल्केन का जो कॉन्जुगेट बेस है इसमें भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पर इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है क्योंकि अल्काइन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू अल्केन। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा और इसका कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल होगा। और जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस यदि सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, और इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे कम स्टेबल है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। तो ये तो हुआ आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इसका उल्टा हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो कॉन्जुगेट बेस के बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका, और फिर इसका। ठीक है, चलिए समझ में आया? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। कर लेंगे ना फ्रेंड? हाँ, सबसे पहले यदि आपको कॉन्जुगेट बेस का यदि बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करा रहा है तो उन कॉन्जुगेट बेस का आप क्या करो, सबसे पहले आप एसिड बनाओ। उन कॉन्जुगेट बेस का सबसे पहले आप एसिड बनाओ, और उन एसिड के बीच में आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। उन एसिड के बीच में क्या करो, पहले आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया है, जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया है उसका उल्टा हो जाएगा उन एसिड के कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, कर लेंगे? चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो कि है रिएक्शन विथ Na
HCO3 रिएक्शन विथ NaHCO3। तो कौन सा एसिड जो है वो NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा और कौन सा एसिड NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यही हमें पढ़ना है। जैसे एक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, एसिडिक एसिड। चलिए, तो जब एसिडिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो उस केस में क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस सोडियम के साथ अपना पोजीशन एक्सचेंज करेगा। जो हाइड्रोजन है इस सोडियम के साथ क्या करेगा, अपना पोजीशन एक्सचेंज करेगा। तो इस हाइड्रोजन की जगह पे ये सोडियम आ जाएगा, CH3 COO Na, और इस सोडियम की जगह पे ये हाइड्रोजन आ जाएगा H2CO3। ठीक है, चलिए रिएक्शन समझ में आया। जब एसिडिक एसिड का NaHCO3 के साथ रिएक्शन होगा या कोई भी एसिड का NaHCO3 के साथ रिएक्शन होगा, तो उसमें क्या होगा, जो एसिड है ये सोडियम के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेगा। H की जगह पे सोडियम आ जाएगा और सोडियम की जगह पे H आ जाएगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में हमें एक एसिड मिला H2CO3। H2CO3। अब देखिए रिएक्शन का फ्रेंड एक रूल है कि यदि आपके रिएक्शन में रिएक्टेंट में स्ट्रॉन्ग एसिड है और प्रोडक्ट में वीक एसिड है, ठीक है, यदि आपके रिएक्टेंट में स्ट्रॉन्ग एसिड है और प्रोडक्ट में वीक एसिड है तो रिएक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर यदि प्रोडक्ट में वीक एसिड है, ठीक है ना, सॉरी रिएक्टेंट में वीक एसिड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका वो वीक एसिड है और प्रोडक्ट में आपको स्ट्रॉन्ग एसिड मिल रहा है, तो ऐसा रिएक्शन नहीं होगा। यदि रिएक्टेंट में स्ट्रॉन्ग एसिड है और प्रोडक्ट में वीक एसिड है, चलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन सकता है, पर वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बन सकता। अब इस रिएक्शन में इसका क्या मतलब है, इस रिएक्शन में इसका यही मतलब है कि जो भी एसिड H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होगा, वो तो ये रिएक्शन दिखा देगा। जो भी एसिड H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होगा वो रिएक्शन दिखा देगा। क्यों, जो भी एसिड H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होगा वो यहाँ पे होगा और H2CO3 वहां पे होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनेगा। अब सोचिए यदि कोई एसिड H2CO3 से वीक है तो ये वाला कंडीशन बन जाएगा, यहाँ पे वीक एसिड और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या ऐसा रिएक्शन होगा, नहीं होगा। तो जो भी एसिड H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है वो ये रिएक्शन दिखा देगा और जो भी एसिड H2CO3 से वीक है वो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो जो भी एसिड H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होगा रिएक्शन दिखाएगा, NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा, और जो भी एसिड H2CO3 से वीक है वो NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अभी तक हम इतना सीख चुके हैं कि जो भी एसिड H2CO3 के साथ H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है, जो भी एसिड H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है वो NaHCO3 के साथ रिएक्शन दिखाएगा। और दिक्कत की बात यह है कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा एसिड H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है या कौन सा एसिड जो है H2CO3 से वीक है। तो इसको पता करने के लिए हमें एक ऑर्डर लिखना पड़ेगा। उस ऑर्डर से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड जो है वो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है या कौन सा एसिड जो है आपका H2CO3 से वीक है। ठीक है, चलिए ऑर्डर लिखते हैं। तो इस ऑर्डर का जो पहला मेंबर है वो है आपका सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के बाद आएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आएगा आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल के बाद आएगा आपका H2CO3। H2CO3 के बाद आएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। H2CO के बाद आएगा आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बाद आएगा आपका मेटानाइट्रोफिनॉल। इसके बाद आएगा आपका H2O। H2O के बाद आएगा आपका ROH। ROH के बाद आएगा आपका अल्काइन।
अल्काइन के बाद आएगा आपका NH3, NH3 के बाद आएगा अल्कीन, और इसके बाद लास्ट में आएगा आपका अल्कीन। ठीक है, ये ऑर्डर आप याद कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एसिड H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड H2CO3 से वीक है, और ये ऑर्डर का आगे भी काम है आज के लेक्चर में। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये ऑर्डर याद कर ले। अब देखिए, इस ऑर्डर को कहीं कहीं पे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, और कुछ वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू है। जैसे सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये मैंने आपको बताया था कि सल्फोनिक एसिड में जो है ज़्यादा ज़्यादा इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। सल्फोनिक एसिड में क्या होता है, ज़्यादा इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे 3 इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, 2 इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यह है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे 2 इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ पे 3 इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा इससे ज़्यादा होगा। पर ये जो आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से क्यों ज़्यादा है? H2CO3 में भी क्या होता है, इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। ये आपका H2CO3, तो इसमें भी क्या होता है, आपका इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, जबकि इसमें तो कोई भी इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता है। और हमने पढ़ा था कि जो आइडेंटिकल होता है या इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्यों ज़्यादा आया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू है। हमने एक्सपेरिमेंट से पता किया है कि जो आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो H2CO3 से ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद फिर से यहाँ पे इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो इफेक्ट्स है उस इफेक्ट से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो मेटा नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा है। H2O और ROH में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि H2O में कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं है, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप है, इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। यह अल्काइन है, तो अल्काइन तो आगे आएगा अल्कीन और अल्केन से, पर NH3 जो है ये अल्कीन के बाद क्यों, अल्काइन के बाद क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू है। हमने पता किया है कि NH3 का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो अल्काइन से कम होता है, पर अल्कीन से और अल्केन से ज़्यादा होता है। तो कुछ जगहों पे हम इस ऑर्डर को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, और कुछ जगह पे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एज इट इज याद कर लीजिए। ठीक है, अब चेक कीजिए आपका H2CO3 का है, यहाँ पे H2CO3। अब जो भी एसिड H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है वो रिएक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा एसिड H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है, सल्फोनिक एसिड आपका H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है, कार्बोक्सिलिक एसिड H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तो एसिडिक एसिड ये रिएक्शन दिखा रहा था। एसिडिक एसिड का जो हमने एग्जाम्पल लिया था, क्यों लिया था, क्योंकि एसिडिक एसिड जो है ये H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड था, इसलिए रिएक्शन दिखा रहा था। तो सल्फोनिक एसिड ये रिएक्शन दिखाएगा, एसिडिक एसिड ये रिएक्शन दिखाएगा, और पैरानाइट्रोफिनॉल जो है वो भी ये रिएक्शन दिखाएगा। बाकी जितने भी एसिड इसमें से रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल नहीं दिखाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल दिखाएगा, पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल नहीं दिखाएगा, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो H2CO3 से कम है। ठीक है, समझ में आया? तो जो भी एसिड आपका H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है वो क्या करेगा, NaSCO3 के साथ रिएक्ट करेगा, और जो भी एसिड H2CO3 से वीक है वो NaSCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो काफी सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिएक्ट विथ NaSCO3। तो इसमें आपको 4-5 एग्जांपल दे देगा, आप चेक करना कि कौन सा एसिड जो है वो आपका H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। वही NaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा ना, वही एसिड NaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा जो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है। यदि आपको पूछे कि बताइए इनमें से कौन सा एसिड NaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो आप चेक करना कि कौन सा एसिड जो है वो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एक तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, और दूसरा जो आपको मिल सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा रिएक्शन सही है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट।
तो इसमें H2O या ROH जब आपका NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो इस केस में क्या होगा, H और सोडियम का पोजीशन एक्सचेंज होगा, तो CH3O Na और H2CO3 B चलिए बताइए, वीडियो पॉज करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, मुझे पूरा उम्मीद है अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो जो भी एसिड NaSCO3 के सॉरी H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या करेगा, NaSCO3 के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये क्या है, अल्कोहल है, चेक कीजिए क्या अल्कोहल H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं, तो ये तो रिएक्शन नहीं होगा। ये क्या है आपका, ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, तो क्या ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं होता है, इसलिए ये भी रिएक्शन नहीं होगा। और बताइए ये क्या है, अल्काइन, क्या अल्काइन H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगा। सल्फोनिक एसिड क्या H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होता है, हाँ, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो जो भी एसिड आपका H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होगा वो ये रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, इस केस में यही जो था सल्फोनिक एसिड वो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग था, इसे सल्फोनिक एसिड ने क्या किया, NaCO3 के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, बाकी कोई भी एसिड जो है NaCO3 के साथ रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसमें मिल सकते हैं कि बताइए कौन सा एसिड जो है वो NaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा, या ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं कि बताइए इसमें से कौन सा रिएक्शन गलत है। तो दोनों केस में आपको यही याद रखना है कि जो भी एसिड H2CO3 के साथ स्ट्रॉन्ग है, H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होगा, वही क्या करेगा, NaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रिएक्शन विथ NaOH, रिएक्शन विथ NaOH। तो इसमें हमें पढ़ना है कौन सा एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा या कौन सा एसिड NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये आपका पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल जब Na
OH के साथ रिएक्ट करता है, तो इसमें क्या होता है, यही हाइड्रोजन और सोडियम के बीच में पोजीशन, हाइड्रोजन जो है सोडियम से अपना पोजीशन एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ONA और NO2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H2O। तो इसमें देखिए प्रोडक्ट में एक एसिड बन रहा है जो कि है H2O, है कि नहीं, H2O एक एसिड बन रहा है, प्रोडक्ट में है। अब जो भी एसिड आपका H2O से स्ट्रांग होगा वही रिएक्शन दिखाएगा, क्योंकि रिएक्शन का एक रूल है कि स्ट्रांग एसिड से वीक एसिड बन सकता है पर वीक एसिड से स्ट्रांग एसिड नहीं बन सकता। मतलब रिएक्टेंट में यदि स्ट्रांग एसिड चलेगा पर प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं हो सकता, ठीक है ना। यदि रिएक्टेंट में स्ट्रॉन्ग एसिड है चलेगा पर प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं हो सकता। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन सकता है पर वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बन सकता। तो फिर हम कैसे पता करेंगे कौन सा एसिड जो है H2O से स्ट्रॉन्ग है या कौन सा एसिड H2O से वीक है, तो वही टेबल हम फॉलो करेंगे। वही टेबल में हम देखेंगे कौन सा एसिड H2O से स्ट्रॉन्ग है। जो भी एसिड आपका H2O से स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। तो फिर से हम लिखते हैं वाटर। बताइए सबसे पहला मेंबर कौन था, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के बाद क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या आता है, पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल के बाद क्या आता है, H2CO3। H2CO3 के बाद क्या आता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बाद क्या आता है आपका, मेटानाइट्रोफिनॉल। मेटानाइट्रोफिनॉल के बाद आता है आपका H2O। H2O के बाद आपका आता है ROH। ROH के बाद आता है आपका अल्काइन। अल्काइन के बाद आता है NH3। NH3 के बाद आता है आपका अल्कीन और इसके बाद आता है आपका अल्कीन। तो चेक कीजिए जो भी एसिड जो है वो H2O से स्ट्रॉन्ग होगा, ये रहा आपका H2O। तो जो भी एसिड आपका H2O से स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ तक जो भी एसिड है वो H2O से आगे तो क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। और जो भी एसिड आपका NaOH से वीक है, सॉरी H2O से वीक है, वो ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो जो भी एसिड H2O से स्ट्रॉन्ग है वो रिएक्शन को दिखाएगा और जो भी एसिड H2O से वीक है वो रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें भी वही दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा एसिड जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो उसमें चेक करना कि कौन सा एसिड जो है H2O से वीक है। जो भी एसिड H2O के साथ वीक होगा वो क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। या आपको पूछ सकते हैं कि बताइए कौन सा एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसमें चेक करना जो भी एसिड H2O से स्ट्रॉन्ग होगा वो आपका क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। या रिएक्शन बना के भी पूछ सकता है कि बताइए इसमें से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए आप याद रखना कि जो भी एसिड H2O के साथ H2O से स्ट्रॉन्ग है वो तो रिएक्शन दिखाएगा, वो रिएक्शन बन जाएगा। पर जो भी एसिड H2O से वीक है वो क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। याद रखेंगे, बताइए। ये था हमारा रिएक्शन विद NaOH। तो रिएक्शन विद NaHCO3 में हमें ये याद रखना है कि जो भी एसिड H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होगा, जो भी एसिड आपका H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या करेगा, NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा। और रिएक्शन विद NaOH में हमें ये याद रखना है कि जो भी एसिड आपका H2O से स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। चलिए अगला जो है हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रिएक्शन विद NaNH2। रिएक्शन विद NaNH2 वही फिर से हमें वही पढ़ना है कि कौन सा एसिड जो है NaNH2 के साथ रिएक्ट करेगा और कौन सा एसिड जो है NaNH2 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं। जब आपका मिथेनॉल NaNH2 के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें क्या होगा,
ये जो H है वो सोडियम के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेगा, तो इस केस में CH3O Na और NH3 बनेगा। तो इसमें भी हमें प्रोडक्ट में एक एसिड मिल रहा है जो कि है NH3। तो जो भी एसिड NH3 से स्ट्रांग होगा वो ये रिएक्शन दिखाएगा, और जो भी एसिड NH3 से वीक होगा वो रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रोडक्ट में NH3 मिल रहा है। तो जो भी एसिड आपका NH3 से स्ट्रांग होगा वो तो ये रिएक्शन दिखा देगा, पर जो भी एसिड आपका NH3 से वीक होगा वो क्या करेगा, रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो अपने टेबल में चेक कीजिए, NH3 से वीक एसिड कौन कौन सा था, अल्कीन और अल्केन जो है वो NH3 से वीक है। तो अल्कीन और अल्केन क्या करेंगे, NaNH2 के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, बाकी जितने भी एसिड है वो क्या करेंगे, NaNH2 के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। ऑर्डर चेक कीजिए, उसमें आपको NH3 से दो ही वीक एसिड दिख रहे होंगे, एक तो आपका अल्कीन और दूसरा अल्केन, ठीक है। तो अल्कीन और अल्केन जो होंगे वो क्या करेंगे, NaNH2 के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अल्कीन और अल्केन का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो NH3 से कम होता है। चलिए समझ में आया, मिटा दे। चलिए अब सारे रिएक्शन को समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रिएक्शन विथ NaHCO3, रिएक्शन विथ NaHCO3। तो जो भी एसिड, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो भी एसिड आपका H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है वो क्या करता है, रिएक्शन दिखाता है। या जो भी एसिड आपका H2CO3 से वीक है वो रिएक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है। अगला हमने क्या पढ़ा था, रिएक्शन विथ NaOH, रिएक्शन विथ NaOH। इसमें हमने पढ़ा था कि जो भी एसिड आपका H2O से स्ट्रॉन्ग है वो तो रिएक्शन दिखाएगा, पर जो भी एसिड आपका H2O से वीक है वो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। अगला रिएक्शन जो हम पढ़े थे वो था रिएक्शन विथ NaNH2, रिएक्शन विथ NaNH2। इसमें हमने पढ़ा था कि जो भी एसिड आपका NH3 से स्ट्रॉन्ग है वो तो रिएक्शन दिखा देगा, जो भी एसिड आपका NH3 से वीक है वो रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब वो ऑर्डर भी एक बार समराइज कर लेते हैं। ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने ऑर्डर में क्या पढ़ा था, सल्फोनिक एसिड। आर की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, बेंजीन रिंग लगा सकते हैं, अल्केन लगा सकते हैं, अल्कीन लगा सकते हैं, कुछ भी, ठीक है ना। तो सल्फोनिक एसिड के बाद हमने क्या पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हमने पढ़ा था पैरानाइट्रोफिनॉल के बाद हमने क्या पढ़ा था, H2CO3 के बाद हमने क्या पढ़ा था, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बाद हमने क्या पढ़ा था, मेटानाइट्रोफिनॉल के बाद हमने पढ़ा था H2O के बाद हमने पढ़ा था ROH के बाद हमने पढ़ा था अल्काइन के बाद हमने पढ़ा था NH3 के बाद हमने पढ़ा था अल्कीन, और अल्कीन के बाद हमने पढ़ा था लास्ट में अल्कीन। और ये रहा हमारा H2CO3। तो ये तीन एसिड है वो क्या करेंगे, वो NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेंगे। अगला हमने क्या बताया, H2O, तो ये रहा हमारा H2O। तो H2O से ये 6 एसिड क्या करेंगे, NaOH से रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। जो 6 एसिड है, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, पैरानाइट्रोफिनॉल, H2CO3, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिन, ये एसिड क्या करेंगे, NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। कहाँ है NH3,
ये रहा NH3, तो NH3 से दो एसिड जो कि आपका अल्कीन और अल्केन ये रिएक्ट नहीं करेंगे, बाकी जितने भी एसिड है वो क्या करेंगे, NaNH2 के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, रिएक्शन विद Na। कौन सा एसिड आपका सोडियम मेटल के साथ, सिर्फ सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है। तो जिस एसिड में आपका हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट हो, जैसे ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो, आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो, और फ्लोरीन के साथ कनेक्ट हो, क्लोरीन के साथ कनेक्ट हो, ब्रोमीन के साथ कनेक्ट हो, आयोडीन के साथ कनेक्ट हो, सल्फर के साथ कनेक्ट हो, तो ऐसे एटम क्या करते, ऐसे एसिड क्या करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं। जहां पे आपका हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर के साथ कनेक्ट हो, या ऐसा एसिड जिसमें यदि वो एसिड H+ लूज कर दे, ऐसा एसिड जो H+ लूज कर दे तो वो एरोमेटिक बन जाए। जैसे ये एसिड जो होगा वो H+ लूज कर देगा तो एरोमेटिक बन जाएगा, है कि नहीं? वो भी क्या करेगा, सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा। या ऐसा एसिड जिसमें H+ लूज करने से दोनों साइड से रेजोनेंस हो, जिसमें H+ लूज करने से क्या हो, दोनों साइड से रेजोनेंस हो। जैसे देखो, इसके पास 2H होगा, यदि ये H+ लूज कर देगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो डबल, सिंगल और कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज का मतलब होता है लोन पेयर। तो यहाँ से भी रेजोनेंस हो और यहाँ से भी रेजोनेंस हो, दोनों साइड से रेजोनेंस होना चाहिए। एक साइड से होगा तो H+ लूज नहीं या सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। या तो ऐसा एसिड जहाँ पे H+ लूज करने से एरोमेटिक बन जाए। ये देखो, यदि यहाँ पे H+ लूज कर देगा ये कंपाउंड तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव होने का कारण क्या हो जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। 2 2 4 2 6। ठीक है, और अल्काइन भी, सिर्फ अल्काइन, ठीक है ना, अल्कीन और अल्केन नहीं करता, सिर्फ अल्काइन जो होता है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसमें एज कम्पेयर टू अल्कीन और अल्केन। तो ये सब एसिड क्या करेंगे, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट हो, या तो ऐसा एसिड जिसमें H+ लूज करने से वो एसिड एरोमेटिक बन जाए, या तो ऐसा एसिड जिसमें H+ लूज करने से दोनों साइड से रेजोनेंस हो। ऐसा एसिड क्या करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे देखिए CH3OH, तो क्या ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा? करेगा, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्ट करके O- सोडियम प्लस, और यहाँ पे H2O, हाफ H2O बनाएंगे, हाफ H2 बनाएंगे। ठीक है, क्या आपका HF सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा? कर लेगा, HF भी आएगा सोडियम के साथ रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, NaF और हाफ H2। ठीक है, जैसे H2O के साथ आपका रिएक्ट करेगा, हाँ कर जाएगा, H2O के साथ भी आपका रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, और OH और हाफ H2। उसके बाद ऐसा एसिड जिसमें H+ लूज करने से एरोमेटिक बन जाए। जैसे देखो, यदि ये H+ लूज कर दे तो एरोमेटिक बन जाए, तो ये भी क्या करेगा, सोडियम के साथ रिएक्ट, सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा, बताइए। तो ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन आपका
हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाँ और अल्कीन से कनेक्ट हो, या ऐसा एसिड जिसमें H+ लूज करने से वो एसिड एरोमेटिक बन जाए, तो उस केस में आपका क्या करता है, अब उस केस में क्या करता है आपका सोडियम जो है ऐसे एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। और एक और हमने पढ़ा था, यदि H+ लूज करने से दोनों साइड से रेजोनेंस हो रहा है तो वहां पे भी आपका एसिड जो होता है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है। जैसे देखो यहाँ पे यदि H+ लूज होगा तो निगेटिव आएगा, तो यहाँ से दोनों साइड से रेजोनेंस हो जाएगा। तो ये भी क्या करेगा, सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है। तो यदि सिर्फ एक ही साइड से रेजोनेंस हो, तो जैसे यही एग्जांपल हम ले, पर एक ही ऑक्सीजन के साथ, तो क्या यहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा? ये नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही साइड से रेजोनेंस हो रहा है। यदि H+ निकलेगा तो डबल, सिंगल और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर, तो एक ही साइड से रेजोनेंस हो रहा है, तो ये नहीं करेंगे। तो मैंने जितने एग्जांपल आपको लिखवाए हैं बस उतना याद रखना, आप रिएक्शन विद सोडियम के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है। यही था फ्रेंड आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में हमने अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या GOC चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।